नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर का कार्य शास्त्रीय परंपरा के मुताबिक पूर्ण हो गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंत्रोच्चार के गूंज के बीच भव्य राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। लाखों साधु संत और महात्मा विवाह पंचमी के मौके पर हुए धर्म ध्वजा आरोहण के साक्षी बने। मंदिर में प्रभु राम के बाल स्वरूप की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा तो 22 महीने पहले हो चुकी थी। इसके बाद प्रथम तल पर राम दरबार स्थापित हुआ। परकोटे में 7 मंदिर बने। सारे मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई और आज ध्वजारोहण के साथ मंदिर निर्माण का काम पूरा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर पर फहराती यह धर्म ध्वजा भारत की शानदार विरासत की पुनर्स्थापना का शंखनाद है। यह धर्म ध्वजा राम राज की स्थापना का संदेश है। मोदी ने कहा कि यह ध्वज सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति का साक्षात प्रतीक है। सनातन धर्म में शिखर पर लहराते ध्वज को समाज का रक्षक, ऊर्जा का वाहक, पूर्णता का प्रतीक और ईश्वर की उपस्थिति का रूप माना जाता है। ध्वजा से ही मंदिर को पूर्णता प्राप्त होती है। ध्वजारोहण के लिए आज सुबह 11:30 से 12:30 बजे के बीच का मुहूर्त निकाला गया था। करीब 11:45 पर प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक चक्र घुमाकर ध्वज स्थापना की शुरुआत की। मंगल स्वस्ति गान के बीच ध्वजारोहण हुआ। आज जिस मुहूर्त में ध्वजारोहण हुआ, ये शुभ योग भगवान श्री राम के जन्म नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त से मेल खाता है। दिन भी मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का चुना गया, जिसे विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सियावर रामचंद्र की जय के उद्घोष के साथ अपनी बात की शुरुआत की और कहा कि ऐसे ही भव्य मंदिर का सपना दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों ने देखा था। आज सदियों के घाव भरे हैं, सदियों के संकल्प की सिद्धि हुई है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। राम मंदिर के शिखर पर जो धर्म ध्वजा फहरा रही है वो कई मायनों में विशेष है। ये ध्वजा अहमदाबाद के कारीगरों ने तैयार की। नायलॉन पैराशूट फैब्रिक से बने धर्म ध्वज के रंग और मजबूती पर
मौसम का कोई असर नहीं पड़ेगा। बारिश हो या धूप हो, इसकी चमक हर मौसम में बरकरार रहेगी। राम मंदिर पर लगी धर्म ध्वजा वाटरप्रूफ भी है, फायर प्रूफ भी है। 2.5 किलो वजन के इस ध्वज को बांधने के लिए रस्सी भी बड़ी खास है। जमीन से 191 फीट ऊपर लहरा रहे इस धर्म ध्वज को स्टेनलेस स्टील कोर और सिंथेटिक नायलॉन फाइबर की रस्सी से बांधा गया है। 22 फीट लंबी और कई फीट चौड़े केसरिया रंग के इस ध्वज पर सूर्य का चिन्ह है। प्रभु राम सूर्यवंशी थे और ध्वज पर सूर्य का निशान भगवान राम के सूर्यवंश का प्रतीक है। सूर्य चिन्ह के केंद्र में ओम लिखा गया है। साथ ही इस पर कोबीदार वृक्ष भी बनाया गया है। कोबीदार वृक्ष इक्ष्वाकु वंश का राज चिन्ह है। राम मंदिर के शिखर पर फहरा रही धर्म ध्वजा 5 किलोमीटर दूर से दिखाई देगी और शास्त्रों में कहा गया है कि कोई किसी कारणवश भगवान के दर्शन के लिए मंदिर तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अगर वो दूर से ही धर्म ध्वजा के दर्शन कर ले तो उसे उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना मंदिर में जाकर दर्शन करने से। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर पर फहरा रही यह धर्म ध्वजा सिर्फ एक ध्वज नहीं है, ये हमारी सनातन संस्कृति, हमारे मूल्यों, हमारी विरासत का संदेशवाहक है। यह हर सनातनी के मन में अपनी विरासत के प्रति गर्व की भावना का संचार करेगा। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोबीदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाहि, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा, यानी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो। ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। साथियों, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, आरोपितम ध्वजम दृष्ट्वा ये अभिनंदनित धार्मिका ते अपि सर्वे प्रमुच्यते महापातक कोटि भी, यानी जो लोग किसी कारण
मंदिर नहीं आ पाते और दूर से मंदिर के ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं, उन्हें भी उतना ही पुण्य मिल जाता है। आज अयोध्या पूरी तरह भक्ति के रस में डूबी थी। वातावरण राममय था। सबके दिलो दिमाग पर केसरिया छाया था। मोदी ने भी आज सिर्फ सनातन की बात की, भारत की सांस्कृतिक विरासत की बात की। कहा कि कोई भी सभ्यता, कोई संस्कृति, कोई विचार अपनी जड़ों से कटकर पनप नहीं सकता। धर्म ध्वजा पर अंकित कोविदार का वृक्ष यही संदेश देता है कि वक्त के साथ चलना है, हवा की झोंकों को झेलते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहकर। क्योंकि जो वृक्ष जमीन से उखड़ जाते हैं, जो देश अपनी जड़ों से कट जाते हैं, उनका विनाश निश्चित है, वो मिट जाते हैं। 25 नवंबर का यह ऐतिहासिक दिन अपनी विरासत पर गर्व का एक और अद्भुत क्षण लेकर आया है। इसकी वजह है धर्म ध्वजा पर अंकित कोविदार वृक्ष। ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। साथियों, जब भरत अपनी सेना के साथ चित्रकूट पहुंचे तो लक्ष्मण ने दूर से ही अयोध्या की सेना को पहचान लिया। ये कैसे हुआ, इसका वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। और वाल्मीकि जी ने क्या वर्णन किया है? उन्होंने कहा है, विराजित उद्गत स्कंधम कोविदार ध्वजः रथे। लक्ष्मण कहते हैं, राम, सामने जो तेजस्वी प्रकाश में विशाल वृक्ष जैसा ध्वज दिखाई दे रहा है, वही अयोध्या की सेना का ध्वज है। उस पर कोविदार का शुभ चिन्ह अंकित है। साथियों, आज जब राम मंदिर के प्रांगण में कोविदार फिर से प्रतिष्ठित हो रहा है, यह केवल एक वृक्ष की वापसी नहीं है, यह हमारी स्मृति की वापसी है, हमारी अस्मिता का पुनर्जागरण है, हमारी स्वाभिमानी सभ्यता का पुनः उद्घोष है। कोविदार वृक्ष हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी पहचान भूलते हैं तो हम स्वयं को खो देते हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राम का मतलब बताया, राम शब्द का अर्थ बताया। कहा कि प्रभु राम का नाम भले ही 2 अक्षर का है, लेकिन इसमें सब कुछ समाहित है। मोदी ने कहा कि राम नाम सुनने में जितना छोटा है, उसकी परिभाषा उतनी ही विशाल है। संसार की हर आदर्श चीज राम नाम में समाई है। हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। हमें उनके व्यवहार को आत्मसात करना होगा। हमें याद रखना होगा, राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। दिव्य गुणे शक्र समो रामः सत्य पराक्रमः। राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व। रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः। राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना, प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया। वसुधाया क्षमा गुणे है। राम यानी ज्ञान और विवेक की पराकाष्ठा।
बुद्ध या बृहस्पति तुल्य। राम यानी कोमलता में दृढ़ता, मृदु पूर्वज भाषते। राम यानी कृतज्ञता का सर्वोच्च उदाहरण। कदाचन नोपकारेण कृति नैकेन तुष्यति। राम यानी श्रेष्ठ संगति का चयन। शीला वृद्धे, ज्ञान वृद्धे, वयोवृद्धे च सज्जनै। राम यानी विनम्रता में महाबल। वीर्यवान च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः। राम यानी सत्य का अडिग संकल्प। न च अनुत्र कथो विद्वान। राम यानी जागरूक, अनुशासित और निष्कपट मन। निस्तिंद्र अपम्रत च स्वदोष परदोषवित। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई थी, लेकिन उस वक्त मंदिर परिसर में काम चल रहा था। सिर्फ गर्भगृह का काम पूरा हुआ था और पिछले 22 महीनों में बचे हुए काम को तय डेडलाइन के हिसाब से एक एक करके पूरा किया गया। इस साल 14 अप्रैल को राम मंदिर के मुख्य शिखर पर कलश की स्थापना की गई। फिर 5 जून को मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना हुई और फिर इसे भक्तों के लिए खोल भी दिया गया। इसके अलावा 7 मंदिरों के निर्माण का काम बचा हुआ था। इन सबको अक्टूबर के महीने तक पूरा कर लिया गया। फिर प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान भी हो गए। बस इंतजार था धर्म ध्वज की स्थापना का और आखिरकार आज विवाह पंचमी के मुहूर्त पर धर्म ध्वज भी लहराने लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि राम मंदिर के शिखर पर लहराती धर्म ध्वजा देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उद्घोष है। मोदी ने कहा कि मैकॉले ने 190 साल पहले भारतीयों के मस्तिष्क में गुलामी का बीज बोने का जो षड्यंत्र शुरू किया था, अब अगले 10 वर्षों में हमें उस बीज का समूल नाश करना है। हर भारतीय को औपनिवेशिक गुलामी की मानसिकता से निकलना है। हर भारतीय को अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीखना है। देश को आगे बढ़ना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। साथियों, अपनी विरासत पर गर्व के साथ साथ एक और बात भी महत्वपूर्ण है और वो है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति। आज से 190 साल पहले 190 साल पहले साल 1835 में 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। 10 साल बाद यानी 2035 में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैकाले ने जो कुछ सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी मिली लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे यहां एक विकार आ गया कि विदेश की हर चीज, हर व्यवस्था अच्छी है और जो हमारी अपनी चीजें हैं उनमें खोट ही खोट है। आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव तभी सशक्त होगी जब मैकाले की गुलामी के प्रोजेक्ट को हम अगले 10 साल में पूरी तरह ध्वस्त करके दिखा देंगे। राम मंदिर परिसर में 7 मंदिर भी हैं। 7 मंदिर भगवान राम के जीवन के अलग अलग पड़ावों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 7 महापुरुषों को समर्पित हैं। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज
और माता शबरी के मंदिर शामिल हैं। मतलब इस सप्त मंदिर में प्रभु राम के गुरु और भक्त से लेकर मित्र सब शामिल हैं। महर्षि वशिष्ठ प्रभु राम के राजगुरु थे। महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम और उनके भाइयों को अस्त्र शस्त्र की दीक्षा दी। महर्षि अगस्त्य ने वन गमन के समय प्रभु राम को दिव्यास्त्र और कई अमोघ शस्त्र दिए। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि को सब जानते हैं। प्रभु राम ने अपने चरण स्पर्श से देवी अहिल्या का उद्धार किया था। देवी अहिल्या का मंदिर भी राम मंदिर परिसर में है। निषाद राज ने वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता को गंगा पार करवाई, जबकि माता शबरी ने भगवान राम को प्रेम के झूठे बेर खिलाए। सप्त मंदिर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भगवान राम समाज के हर वर्ग के साथ, सब वर्गों को साथ लेकर चले, सबको सम्मान दिया, सबको गले लगाया, शरणागत की रक्षा की, सबका कल्याण किया। यही राम राज्य था, जिसकी कल्पना इसलिए की जाती है क्योंकि वहां सबको बराबर समझा जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की भी चेतना स्थली बन रहा है। यहां सप्त मंदिर बने हैं। यहां माता शबरी का मंदिर बना है, जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य परंपरा की प्रतिमूर्ति है। यहां निषादराज का मंदिर बना है। ये उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं, साध्य को, उसकी भावना को पूजती है। यहां एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। रामलला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। यहां जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियां भी है, जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती है। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्मध्वज को विश्व कल्याण से जोड़ा। उन्होंने कहा कि धर्मध्वज की स्थापना राम राज्य के निर्माण की दिशा में एक अहम कदम है। मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म सबको साथ लेकर चलता है और अब पूरी दुनिया में भगवा रंग का उदय होगा। उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। उस मंदिर के रूप में हमने कुछ तत्वों को ऊपर पहुंचाया है। सबका जीवन जिससे ठीक चलेगा, वो धर्म, उस धर्म का प्रतीक भगवा रंग, वह इस ध्वज का रंग है। ये धर्म ध्वज है। आज इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रभु राम किसी एक धर्म के नहीं हैं, उनके आदर्श हर धर्म, हर देश पर लागू होते हैं। राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं, क्योंकि ये शांति और समानता की बात करता है। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है।
मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। भव्य राम मंदिर का निर्माण कुछ साल पहले तक कोरी कल्पना लगता था। 500 साल का संघर्ष था, हजारों राम भक्तों की कुर्बानियां थीं, 2 साल लंबी कानूनी लड़ाई थी, लेकिन तपस्या बेकार नहीं गई। संयम के साथ चला यह संघर्ष आज राम मंदिर पर धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ संपूर्ण हुआ। 6 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और सिर्फ 6 साल में अयोध्या का कायाकल्प हो गया। भव्य राम मंदिर ही नहीं बना, अयोध्या का पुराना वैभव भी लौटा। अयोध्या आज जगमगा रही है, भक्तों से भरी है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल 13.5 करोड़ लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। अयोध्या में टूरिज्म बढ़ा, अयोध्या के लोगों का जीवन स्तर सुधरा और भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति दुनिया भर में सम्मान बढ़ा। आज तो सिर्फ राम मंदिर का काम पूरा हुआ, इससे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना था, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बना, अंबाजी मंदिर का कायाकल्प हुआ, भेंट द्वारका पुराने स्वरूप में लौटी, सोमनाथ मंदिर कॉरिडोर, द्वारकाधीश कॉरिडोर और वृंदावन में कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर पर फहरा रही धर्म ध्वजा भारत की वैभवशाली सांस्कृतिक विरासत के पुनर्जागरण का उद्घोष है। और अयोध्या से मोदी सीधे पहुंचे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था। कुरुक्षेत्र में आज प्रधानमंत्री मोदी ने पांचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया। यह स्मारक श्री कृष्ण के पवित्र शंख पांचजन्य के सम्मान में बनाया गया है। स्मारक में महाभारत काल की ऐतिहासिक विरासत और इसके आध्यात्मिक महत्व को संजोया गया है। इसके बाद मोदी महाभारत के अनुभव केंद्र पहुंचे। यहां महाभारत के प्रसंगों को आधुनिक तरीकों से दिखाया गया है। टेक्नोलॉजी की मदद से महाभारत के युद्ध और उससे जुड़े प्रसंगों को अनुभव किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद ब्रह्म सरोवर जाकर दर्शन और पूजन किया। ब्रह्म सरोवर पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है। माना जाता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। ब्रह्म सरोवर जाने से पहले प्रधानमंत्री ने सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर आयोजित सिख संगत में हिस्सा लिया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में एक विशेष सिक्का और डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संयोग ही है कि जब 6 साल पहले 9 नवंबर को राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तब वो करतारपुर साहब में थे और आज जब उन्होंने अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई है तो श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शिक्षा को, उनके बलिदान को याद कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र की इसी धरती पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने सत्य और न्याय की रक्षा के उसे सबसे बड़ा धर्म बताया था। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी सत्य, न्याय और आस्था की रक्षा को अपना धर्म माना और इस धर्म की रक्षा उन्होंने अपने प्राण देकर की। हमारे गुरुओं की परंपरा, हमारे राष्ट्र के चरित्र, हमारी संस्कृति और हमारी मूल भावना का आधार है। और मुझे संतोष है कि पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने इस पावन परंपराओं को, सिख परंपरा के हर उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में भी स्थापित किया है। उन्होंने सर्बत का भला का मंत्र अपने जीवन से सिद्ध किया। आज का यह आयोजन सिर्फ इन स्मृतियों और सीखों के सम्मान का क्षण नहीं है, यह हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा भी है। पिछले 11 सालों में हमारी विरासत को संवारने के कई काम हुए। गुरु महाराज श्री नानक देव जी महाराज से जुड़े करतारपुर कॉरिडोर का काम हुआ। हेमकुंड साहब में रोपवे बना। आनंदपुर साहब में विरासत खालसा संग्रहालय का विस्तार हुआ। वीर साहिबजादों के बलिदान को याद करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। ये सारे काम समाज को महान सिख गुरुओं की परंपरा, उनकी शिक्षाओं, उनकी वीर गाथाओं और बलिदान की याद दिलाएंगे।
समाज को अपने महापुरुषों की आदर्शवादी परंपराओं और उनकी गौरवशाली विरासत पर गर्व की अनुभूति कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। बात बंगाल की। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर उतरी। आज ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ अपनी पार्टी के नेताओं के साथ तीसरी बार प्रोटेस्ट मार्च निकाला। पहले 2 प्रोटेस्ट कोलकाता में हुए थे। आज ममता बनर्जी ने नॉर्थ 24 परगना जिले के बनगांव कस्बे में प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी आज दोपहर करीब 1 बजे बनगांव पहुंची। उन्होंने पहले एक रैली की और इस रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग को जमकर कोसा। फिर इसके बाद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं ने बनगांव से चांदपाड़ा तक 3 किलोमीटर की पदयात्रा की। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी बंगाल के लोगों से नफरत करती है, बंगाल की जनता को परेशान करने के बहाने खोजती है। एसआईआर भी बांग्ला भाषियों को डराने का एक औजार है, इसलिए वो सावधान करना चाहती हैं कि अगर एसआईआर से बंगाल के लोगों को थोड़ी भी तकलीफ हुई तो वो पूरे देश में तूफान पैदा कर देंगी। वो बीजेपी की ईंट से ईंट बजा देंगी। চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর। তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমিও একটু দেশটা চষে বেড়াবো। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया। कहा कि अब चुनाव आयोग बीजेपी का आयोग बन चुका है। ममता बनर्जी ने पूछा कि अगर बांग्लादेशियों को भगाने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना पड़ रहा है तो ये प्रोसेस मध्य प्रदेश में क्यों किया जा रहा है? राजस्थान और यूपी में भी डबल इंजन की सरकार है, वहां कैसे घुसपैठी घुसे? इसका जिम्मेदार कौन है? ওদের কাছে একটা কোয়েশ্চেন করি, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে, যদি বাংলাদেশি তাড়াবার জন্য এসআইআর করতে হয় তাহলে মধ্যপ্রদেশে নাটক করছেন কেন? ওখানেও খুশবইটিয়া আছে, তাহলে আপনার ডাবল ইঞ্জিন সরকার। রাজস্থান, আসামের ব্যাপারে বলছেন এনআরসি মানে হবে না, এসআইআর হবে না। 4টে ইলেকশন বাউন্ড স্টেট আছে। বাংলায় হবে, কারণ আপনাকে জোর করে বাংলা দখল নিতে হবে, মানুষ তো আপনাকে দেবে না। তাহলে কি করতে হবে? রক্তচক্ষু দেখাতে হবে। আপনি রক্তচক্ষু দেখান, আমাদের যায় আসে না। এ মাটি সংগ্রামের মাটি, বীরেদের মাটি, স্বাধীনতার মাটি, নবজাগরণের মাটি, জয় বাংলার মাটি। এই মাটি আপনাদের রক্তচক্ষুকে ভয় পায় না। हालांकि बीजेपी ने ममता बनर्जी की बातों को उनकी हताशा बताया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शोभिक भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी हंगामा करके, नौटंकी करके फर्जी वोटरों को बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगी। शोभिक भट्टाचार्य ने दावा किया कि बंगाल की वोटर लिस्ट में बहुत फर्जीवाड़ा किया गया है। एक एक वोटर की डबल एंट्री है। एक महिला का नाम 8 जगह पर। एसआईआर से ये सारी गड़बड़ियां दूर हो जाएंगी, इसलिए ममता परेशान है। देखिए, पूरा हिंदुस्तान में एसआईआर होगा। 12 प्रदेशों में भी एसआईआर चल रहे हैं। बिहार में एसआईआर का बाद चुनाव भी हो गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इतना शोर क्यों मचा रहा है ममता बनर्जी? उसका कारण एक ही है, जो ममता बनर्जी जो वोटर जी लिस्ट मौजूदा है उसी का आधार पर चुनाव करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है, जिसमें डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री, क्वाड्रो एंट्री तक है। एक महिला का नाम 8 जगह पे है पश्चिम बंगाल में, तो ये तो संभव नहीं है। अभी एसआईआर हो रहा है, जितना बीएलओस काम कर रहे हैं उसको तो असिस्ट करने के लिए कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, उसको प्रोवाइड ममता बनर्जी नहीं कर रहे हैं। तो इसी क्या कर रहे हैं, इसी डेटा एंट्री ऑपरेटर का तलाश पे है, वो अपना हिसाब से लेंगे। तो नाराजगी ममता बनर्जी की इस चीज पे है, वो चाहते हैं वोटर लिस्ट में गलत चीज है वो सारे के सारे ऐसे ही रह जाए, ये तो संभव नहीं है।
ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव आयोग मनमाने तरीके से काम कर रहा है। राजनीतिक दलों की कोई बात सुनी नहीं जा रही। आज इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी की यह शिकायत भी दूर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 28 नवंबर को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को मिलने के लिए बुलाया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर एसआईआर में आ रही दिक्कतों का हवाला दिया था और चुनाव आयोग को प्रेजेंटेशन देने की बात कही थी। इसके बाद आज चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को 28 नवंबर का वक्त दे दिया, लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी जारी है। ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के प्रेशर की वजह से बंगाल में कई बीएलओस की जान जा चुकी है। अगर आयोग ने एसआईआर की आड़ में वोटर लिस्ट में हेराफेरी की तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब मिला के 10-12 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। इससे पहले एसआईआर के बारे में ये दिन देखना नहीं पड़ा था। ये सिस्टम की गड़बड़ी है। सिस्टम सही न होने की वजह से वो लोग घबराए हुए हैं। दूसरी बात, दुनिया में आदमी नया नया प्रोजेक्ट, नया नया फॉर्मूला लाते हैं, लेकिन उसको करने के लिए ट्रेनिंग होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए। वो भी निर्वाचन कमीशन कर नहीं पाए। तीसरी बात, काम में इतना दबाव है, 24 घंटा है। कहा जा रहा है कि एक बूथ में अगर 300 फैमिली रहती है तो हर फैमिली में 3 दफा जाना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा? अगर रोजाना 30-40 साल नहीं करेंगे तो घपला रह जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। मैन पावर यहाँ से लाएंगे, दिल्ली से लाएंगे, गुजरात से लाएंगे, उनकी बात है, वो सोचे। इसमें अब तक तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोऑपरेशन किया है, तभी तो चल रहा है। बाकी सोचिए, बैंक से आदमी लाए, रेल से आदमी लाए, कौन मना करता है? लेकिन सही नाम होना चाहिए। नाम की कटौती होगी, आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंगाल में एक और ट्रेंड शुरू हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी के बाद अब कुछ बीएलओज ने भी एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कल बीएलओज ने कोलकाता में एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। आज कई बीएलओज कोलकाता में धरने पर बैठे। एसआईआर के काम में लगे ये बीएलओ बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर तक प्रोटेस्ट मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया। इसके बाद ये लोग मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर के सामने ही धरने पर बैठ गए। प्रोटेस्ट में शामिल बीएलओज का कहना था कि वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में बहुत सी दिक्कतें हैं, लोगों को प्रोसेस पता नहीं है, बीएलओज के लिए रूल्स क्लियर नहीं है और डेटा ऑनलाइन अपलोड करने के लिए भी कोई सुविधा चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दी गई। कुछ बीएलओज का कहना है कि एसआईआर के काम में जो स्कूली टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है, इसकी वजह से स्कूल में बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। प्रोटेस्ट में शामिल बीएलओज ने कहा कि चुनाव आयोग को ड्यूटी में लगे लोगों पर बेवजह दबाव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हड़बड़ी में जो गड़बड़ी होगी फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आप लोग यही चाहते हैं, जो काम सिस्टमेटिकली होना चाहिए, बहुत पहले से प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि ये नागरिक का सवाल है। ऐसे करने से अगर किसी का प्रॉब्लम होगा, जबरदस्ती करने से, जो जैसे भी हम लोग का डाटा ऑपरेटर नहीं है तो जबरदस्ती हम लोगों को करना ही पड़ेगा। रात 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे अगर किसी के प्रॉब्लम होगा, हम लोगों को तो डाटा ऑपरेटर का लेकिन ये नहीं अपॉइंटेड दे दिया, हम टीचर है तो भी हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसका जिम्मेदारी बीएलओ के ऊपर ही जाएगा। यही बताना चाहते हैं। वहाँ जो समस्या हो रहा है, ज्यादातर स्लम एरिया है और वोटर लोगों को कोई आइडिया नहीं है कौन कैसे ठीक करे, वो फॉर्म वगैरह के उसके बारे में भी पता नहीं है। जो उसमें मुश्किल आ रहा है उसका, जो कभी बोल रहा जा रहा है गार्जियन का नेम में फादर देना होगा, कभी बोल रहा है कोई कुछ और, इसी में उसको दिक्कत भी हो रहा है और इसमें चक्कर में भूल भी हो रहा है। उसके ऊपर ये पाबंदी 25 तारीख के अंदर ये करो, 26 तारीख के अंदर ये करो, तो आप ठीक ठाक है कि बोलिए कोई रूल्स नहीं है। सच बोलिए तो इसमें कोई रूल्स नहीं है जो क्या एक्चुअली करना चाहिए। बीएलओ का ही कोई इंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं कर रहा है तो साधारण वोटर लोग क्या करेंगे। हालांकि इन बीएलओज के प्रोटेस्ट को बीजेपी ने ममता बनर्जी की साजिश बताया। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बीएलओ पर प्रेशर चुनाव आयोग की तरफ से नहीं है, ममता सरकार की तरफ से है, क्योंकि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि एसआईआर की प्रक्रिया वक्त पर पूरी हो, वोटर लिस्ट में जुड़े फर्जी वोटरों के नाम हटाए जाएं। आप लोग ये सब बातें छोड़िए, ये बातें छोड़िए, किसी भी बीएलओ पर कोई दबाव नहीं है। ममता बनर्जी, अगर कोई दबाव बना रहा है तो उसका नाम ममता बनर्जी है।
नई गिनती के लिए फाइल अभी तक रिलीज नहीं की गई है। जैसे बिहार में एसआईआर के लिए 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटरों को भर्ती किया गया था, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं किया। अगर कोई प्रेशर या फिर दबाव है तो वो ममता बनर्जी की तरफ से है। सीईओ मनोज अग्रवाल, ईसीआई ज्ञानेश कुमार की तरफ से नहीं है। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। 3 दिन पहले बीएलओ मिलना चाहते थे, वो जब चाहे मुलाकात हो सकती है। कोई भी राजनीतिक दल चुनाव आयोग से मिल सकता है। हम बीजेपी की तरफ से दिल्ली में उनसे 2 बार मिल चुके हैं। यहां भी 4 बार सीईओ से बीजेपी नेता मिले, जिनमें से 3 मीटिंग में मैं खुद शामिल रहा। एसआईआर का प्रोसेस 12 राज्यों में हो रहा है, लेकिन हंगामे, विरोध, प्रदर्शन, लोगों की मौत की खबरें सिर्फ पश्चिम बंगाल से ही आ रही हैं। सवाल यह है कि क्या सिर्फ बंगाल में बीएलओस पर प्रेशर है? क्या सिर्फ बंगाल में ही गड़बड़ी हो रही है? सवाल यह भी कि एसआईआर के काम में जिन लोगों की ड्यूटी लगी है वो बाहरी नहीं है, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। तो फिर ममता बनर्जी चुनाव आयोग को क्यों कोस रही हैं? ममता बनर्जी जब लोकसभा की मेंबर थी और पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, उस वक्त ममता बनर्जी बार बार बंगाल की वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े के इल्जाम लगाती थी। लेफ्ट फ्रंट पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के इल्जाम लगाती थी और तब वो खुद वोटर लिस्ट के रिवीजन की मांग करती थी। अब बंगाल में ममता जी की सरकार है, वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है, तो ममता इसका विरोध कर रही हैं। इसलिए उनके रुख पर संदेह होता है। बंगाल के पड़ोसी राज्य असम में आज मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने एक फैसला किया। आज असम विधानसभा के विंटर सेशन के पहले ही दिन हेमंता बिश्व शर्मा ने बहुविवाह पर बैन लगाने वाला बिल पेश कर दिया। द असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 का विपक्ष की कई पार्टियां विरोध कर रही थीं। जब विधानसभा में यह बिल पेश किया गया, उस वक्त भी कांग्रेस, सीपीआईएम और राइजोर पार्टी के विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। इन विधायकों ने सिंगर जुबिन गर्ग की मौत पर हुई चर्चा के बाद सदन से वॉकआउट कर दिया था। हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि आज सिर्फ सदन में बिल टेबल किया गया है, जल्दी ही इस पर चर्चा होगी, फिर वो इसे पास भी कराएंगे। आपको बता दें कि असम विधानसभा का शीतकालीन सत्र शनिवार तक चलना है। हेमंता सरकार की कोशिश पॉलीगैमी बिल को इस सत्र में पास कराने की होगी। बिल पास होने के बाद असम में 1 से ज्यादा शादी करना कानूनन अपराध होगा और यह कानून सभी धर्मों के लोगों पर लागू होगा। असम में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी मजहब को मानने वाला हो, अगर 1 से ज्यादा शादी करता है तो उसे सजा भुगतनी होगी। कांग्रेस और विपक्ष की दूसरी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। कांग्रेस विधायक अब्दुल रहमान अहमद ने कहा कि यह बिल मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है, उनकी मजहबी आज़ादी को ख़त्म किया जा रहा है। ये संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हेमंता ने बिल को लाने की वजह बढ़ती हुई पॉपुलेशन को बताया है, लेकिन अगर बढ़ती आबादी को रोकना है तो मुख्यमंत्री को मुस्लिम समाज की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, अवेयरनेस ड्राइव चलानी चाहिए। बिल लाने से पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी। पॉलीगैमी का जो कंसेप्ट है अब लगभग नहीं है हमारा समाज में। सीएम साहब एक कम्युनिटी को टारगेट करके ये बिल लाना चाहता है। पॉपुलेशन बढ़ने का जो बात था, जो मुद्दा है, अब पॉपुलेशन भी कंट्रोल में आ गया, पॉलीगैमी भी पूरा कंट्रोल में आ गया। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए, एक इशू क्रिएट करने के लिए हमारा सीएम साहब ने ऐसे बिल लाना चाहता है। हमारा देश एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लिए कानून एक होना चाहिए, लेकिन ये कानून एक कम्युनिटी को टारगेट करके लाना चाहते, ये ठीक नहीं है। एआईयूडीएफ के विधायक मुजीबुर रहमान ने इसी लाइन पर बात की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं, उनसे नफरत करते हैं। बहुविवाह तो सिर्फ बहाना है, असल मकसद मुसलमानों को परेशान करना है। दिस बिल हैज बीन ब्रॉट अगेंस्ट द मुस्लिम ओनली। एक्चुअली क्या हुआ, देखिए, आप 6 शेड्यूल एरिया में जो आपको 6 शेड्यूल एरिया में रहते हैं वो लोग के लिए एक्सेप्शन है, लेकिन ओनली मुसलमान को टारगेट किया है। इसमें मुसलमान को कैसे आपको सता जाए, इसी का काम वो कर रहा है। आप देखिए ना, हर चीज में मुसलमान को आपको परेशानी कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। पॉलीगैमी में क्या है देखना होगा, तो अभी तक देखा भी नहीं, जस्ट बिल लिया है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस बिल से असम के ओरिजिनल लोगों को, उनकी संस्कृति को बचाया जा सकेगा, यहां के लोगों का भविष्य सुरक्षित किया जा सकेगा। बीजेपी विधायक सुशांत बोरगोहाइन ने कहा कि असम की डेमोग्राफी बदली जा रही है, यहां के मूल निवासियों के लिए खतरे की घंटी है। हेमंता बिश्व शर्मा पॉलीगैमी पर बैन लगाकर असम में और यहां के लोगों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं।
अगर ये बिल 20 साल पहले आता तो आज जैसे हालात पैदा ही नहीं होते, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि असम के वास्तविक लोगों और नई पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए ये बिल लाना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि इस बिल से असम की नई पीढ़ी की जिंदगी असम में सुरक्षित रहेगी। वैसे तो इस बिल में कहीं नहीं कहा गया कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए एक से ज़्यादा शादी करने को रोकने के लिए लाया जा रहा है। कानून सभी धर्मों के लिए है, लेकिन ये बात सही है कि एक से ज़्यादा शादियां मुसलमानों में होती हैं, इसलिए कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इसे मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। हालांकि इससे हिमंता विश्व शर्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें भी कोई शक नहीं कि पिछले 50 साल में असम की डेमोग्राफी वाकई बदल गई है। असम के जो मूल निवासी हैं उनकी संख्या घटती जा रही है। कई इलाकों में असम के मूल निवासी माइनॉरिटी बन गए हैं और इसके लिए घुसपैठ और जनसंख्या का असंतुलन बड़ी वजह है। हिमंता खुलकर ये बात कहते हैं कि वो असम में डेमोग्राफी में परिवर्तन नहीं होने देंगे। आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने साफ साफ कह दिया कि सिंगर जुबिन गर्ग की मौत कोई हादसा नहीं थी बल्कि हत्या थी। जुबिन गर्ग की हत्या हुई। आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है, इसलिए जुबिन गर्ग की मौत के 3 दिन बाद ही एसआईटी ने इस केस में हत्या की धाराएं जोड़ दी थी। हिमंता विश्व शर्मा ने विधानसभा में कहा कि अब तक इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 25 गवाहों से पूछताछ हुई है। उन्होंने दावा किया कि एक शख्स ने हत्या की और बाकी आरोपियों ने उसकी मदद की। हिमंता ने विपक्ष के सवालों पर कहा कि जांच सही दिशा में चल रही है। विपक्ष को बिना चार्जशीट आए शक नहीं करना चाहिए और जब चार्जशीट आएगी तो ऐसे खुलासे होंगे जिनको सुनकर असम के लोग हैरान रह जाएंगे। हम यहाँ मजाक करने के लिए नहीं बैठे हैं, ना ही जुबिन गर्ग के नाम पर राजनीति करने के लिए आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि जुबिन को इंसाफ मिले तो कृपया एसआईटी को हतोत्साहित करने की कोशिश ना करें। जिस दिन चार्जशीट दाखिल होगी, अगर कोई वकील उसे कमजोर कहे तब बात अलग होगी, लेकिन आज के दिन जब किसी ने चार्जशीट को नहीं देखा है उस वक्त आप मुझ पर हमला कर रहे हैं। ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि ये मर्डर है। मैं इसे बदल नहीं सकता कि ये एक हत्या है। आज विधानसभा में भी मैं ये कहता हूं कि ये हत्या है और हम हत्या के केस पर ही काम कर रहे हैं। और किसने ये हत्या की ये भी पता चल गया है। एक आरोपी ने हत्या करना स्वीकार कर लिया है जबकि दूसरे आरोपियों ने उसकी मदद की है। हमने हत्या के केस में 4 से 5 लोगों को पकड़ा है। 19 सितंबर को सिंगापुर में गायक जुबिन गर्ग की समुद्र में स्कूबा डाइविंग करते वक्त डूबने से मौत हुई थी, तब ऐसा बताया गया था। सिंगापुर पुलिस ने भी इसे एक्सीडेंट बताया था, लेकिन लोगों को इस मामले में साजिश का शक था। इसलिए असम सरकार ने जुबिन गर्ग की मौत के केस की दोबारा जांच शुरू की। एसआईटी बनी। शुरुआत की जांच के बाद ही एसआईटी ने हत्या का केस दर्ज कर लिया। अब मुख्यमंत्री साफ कह रहे हैं कि आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। साजिश करके जुबिन गर्ग की हत्या की गई। लेकिन विपक्ष हिमंता के जवाब से संतुष्ट नहीं है। रायजोर पार्टी के विधायक अखिल गोगोई जुबिन गर्ग को इंसाफ की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए। अखिल गोगोई ने कहा कि जुबिन की मौत कैसे हुई इसकी जांच ठीक से नहीं हो रही है। उन्होंने मांग की थी कि इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। क्योंकि मौत विदेश में हुई है, इसलिए जो प्रोसेस होनी चाहिए थी वो भी ठीक से नहीं हुई। अखिल गोगोई ने हिमंता के इस्तीफे की भी मांग की। सबसे बड़ा कलाकार ये बीजेपी सरकार का टेन्योर में मौत हो गया है, हत्या हो गया है। लेकिन ये तदंत करने के लिए जो आईओ और सीआईओ लगाए हैं असम पुलिस का, हम लोग डिमांड करा था कि ना सीबीआई का इंक्वायरी दे दो। ये सीआईओ आईओ दिसपुर में असम में इंक्वायरी कर रहा है। मौत हो गया था सिंगापुर में, प्लेस ऑफ ऑकरेंस तक आज तक नहीं गया। कैसे ये इंक्वायरी होगा? चीफ मिनिस्टर साहब ने डेली बार बार जुबिन का आत्मा को हत्या कर रहा है। अभी तक बीएनएसएस का सेक्शन 112 इसका अंदर में विदेश में हत्याकांड होने से, विदेश में मौत होने से जो इंक्वायरी करना है, इसके लिए कोर्ट से जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट और लेटर सरोगेटरी भेजना है अभी तक नहीं भेजा है। तो इसीलिए जुबिन का इंक्वायरी अच्छा से नहीं हुआ, गृह विभाग व्यर्थ हुआ है। इसीलिए मैं चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा जी का रेजिग्नेशन पदत्याग में दावी करके मांग करके आज इस प्रोटेस्ट में बैठ गया है।
जुबिन गर्ग की हत्या हुई, ये वाकई चौंकाने वाला खुलासा है। ये बात सुनकर जुबिन गर्ग के करोड़ों फैंस को बहुत दुख पहुंचा होगा। सारी हकीकत उस वक्त सामने आएगी जब चार्जशीट सामने आएगी। उम्मीद करनी चाहिए कि हेमंता विश्व शर्मा पूरा सच सामने लाएंगे और जुबिन के हत्यारों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। अफ्रीकी देश इथियोपिया में 12,000 साल बाद हाइली गोबी ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ। इस विस्फोट का असर भारत तक दिख रहा है। इथियोपिया के उत्तरी पूर्वी इलाके में हाइली गोबी ज्वालामुखी के फटने से निकल रही राख आसमान में 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ी और 48 घंटे में 5,000 किलोमीटर दूर भारत और चीन तक पहुंच गई। राख का गुबार इतना बड़ा और घना था कि यह सैटेलाइट तस्वीरों में भी कैद हो गया। सैटेलाइट के जरिए ज्वालामुखी से उठा राख का बादल लाल सागर के ऊपर से होते हुए पूरब की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। ज्वालामुखी विस्फोट से निकले धुएं और राख के बादल आसमान में 15,000 फीट से लेकर 45,000 फीट तक की ऊंचाई पर फैले हुए हैं। इस बादल में ज्वालामुखी की राख, सल्फर डाइऑक्साइड, कांच और चट्टान के बारीक टुकड़े हैं। धुएं और राख का यह गुबार जहां भी जा रहा है वहां रोशनी कम हो रही है। क्योंकि ज्वालामुखी की राख आसमान में करीब 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंची हुई है, इसकी वजह से इसका सबसे ज्यादा असर एयर ट्रैफिक पर पड़ा है। आज सुबह दिल्ली में ज्वालामुखी की राख की वजह से दर्जनों फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि वॉल्केनिक ऐश अब आगे बढ़ चुकी है। मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि राख के ये बादल 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की स्पीड से आगे बढ़ते हुए अब चीन की ओर जा चुके हैं। देश के मौसम पर इसका असर नहीं हुआ है। आज की बात में इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। फिलहाल आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट।